हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, ये हमारा लास्ट वीडियो है क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल कंजर्वेशन क्या है। देखिए, इरोजन आप इस वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं कि इरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे उसका झड़ना या क्षरण होना, है ना। तो सॉइल के साथ भी यही प्रॉब्लम है। सॉइल क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे सॉइल रहती है तो वो धीरे धीरे अपना प्लेस छोड़ती जाती है अलग अलग रीजन से। कई बार इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है ना। कई बार इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, विंड की वजह से हो रहा है या दूसरे और फैक्टर्स। तो अब सॉइल इरोजन तो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते, है ना। तो अब सॉइल इरोजन देखिए कई वजह से होता है। एक तो नेचुरली भी होता है और एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। नेचुरली जो सॉइल इरोजन होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन होता है स्लो स्पीड से होता है, बट साथ ही साथ अब इरोज होने के बाद वो कहीं दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट भी होता है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो ज़्यादा हाइटेड वाली जगह है, ज़्यादा एल्टीट्यूड वाली जगह है, वहाँ से इरोजन होगा और जो निचली जगह है वहाँ पे जाकर डिपोजिशन होगा। तो वो लेवलिंग का वर्क नेचुरली होता है। लेकिन जो इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल सॉइल इरोजन है उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो अच्छा, सॉइल इरोजन को रोकने के जो उपाय हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में आ जाते हैं। तो उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। देखिए, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन लिखने को आती है तो क्या लिखना है आपको, डेनुडेशन। डेनुडेशन में क्या होता है, आपका जो इरोजन होता है अलग अलग चीज़ों की वजह से, है ना, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, वो सारी चीज़ें डेनुडेशन में आती हैं। ऑफ सॉइल, अच्छा, उसकी फर्टिलिटी का लूज होना ये भी डेनुडेशन में आता है। कुल मिला के सॉइल की क्वालिटी और अमाउंट डिक्रीज होना ये डेनुडेशन कहलाता है। ऑफ द सॉइल कवर, सॉइल की लेयर को सॉइल कवर बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन का मतलब है पानी से जो सॉइल है उसका जो अपर लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर है। देखिए, सॉइल अलग अलग लेयर्स में होती है। अगर आप एक गड्ढा खोदेंगे ना तो आपको सॉइल प्रोफाइल, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, गड्ढा खोदिए, अलग अलग टाइप के जो सॉइल के लेयर्स हैं तो वो सॉइल प्रोफाइल कहलाते हैं। तो उस लेयर्स में जो अपर सॉइल है उसका फ्लो हो जाना, वॉश आउट हो जाना, ठीक है, बह जाना, उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। तो ये डेनुडेशन और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, इन दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। देखिए जरा, सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन, इरोजन में सॉइल आपका बर्बाद हो रहा है एक, ठीक है, और फॉर्मेशन में सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन और फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन इनका एक बैलेंस है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है कि कितनी मात्रा में इरोजन होगा और कितनी मात्रा में फॉर्मेशन होगा। और जहाँ से इरोजन हो रहा है, देखिए इरोजन नेचुरली क्या होता है, एक जगह से अगर सॉइल कहीं से जाएगी, रोड होकर जाएगी तो दूसरे जगह डिपॉजिट भी होगी ना, तो यही बैलेंस है। तो और अच्छा, नया सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो भी साथ में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको जो ज्योग्राफी है उस पर ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक, अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है जिनकी वजह से आपको ये जो सॉइल इरोजन है या जो डिपोजिशन है या सॉइल फॉर्मेशन है उसके बीच का जो बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन आ जाता है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये देखिए डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों की कटाई होना। अब कटाई की वजह से क्या होता है, देखिए प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ना मिट्टी को जकड़ के रखती हैं ना, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो अब अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को आप बड़ी मात्रा में काट रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को छोड़ देती हैं ना। जड़ें नहीं रहेंगी, रूट्स नहीं रहेंगी तो मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे, तो मिट्टी वहाँ की कैसी हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी अगर फ्लड आता है या पानी आता है तो वो उसके साथ फिर फ्लो हो जाती है, तो सॉइल इरोजन की स्पीड बढ़ जाती है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, अब देखिए ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग मतलब चराना, पशुओं की चराई करना, पशुओं की चराई करना। तो अब क्या होता है, देखिए आप एक खेत में देखिए, अगर कहीं पे घास लगी हुई है और एक दूसरा एरिया जहाँ पे ग्रास नहीं है, घास नहीं है, दोनों जगह एक बाल्टी पानी डालिए बहुत स्पीड से, तो जहाँ पे
घास नहीं होगी ना वहाँ पे मिट्टी बह जाएगी उस स्पीड वाले पानी से, और जहाँ पे ग्रास होगी ना वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, वो जो ग्रास है वो बास आउट हो जाएगा, मतलब ग्रास जो है वो नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही फ्लड आएगी या बाढ़ का पानी आएगा या रेनी सीजन में एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पर रहेगा, तो उस कंडीशन में वहाँ से क्या होगा, वो सारा सॉइल आपका फ्लो आउट हो जाएगा, वहाँ से बह जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए अब देखिए रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी या बहुत सारा जो आपका काली मिट्टी होती है, काली गिट्टी होती है ना, या कई चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या होता है कि खोद के जंगल से लेके आते हैं ना। तो बहुत बड़ी अब देखिए अगर आपको मिट्टी को निकालना है बड़ी मात्रा में या पत्थर को निकालना है, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि माइनिंग की जाती है। अब अच्छा, माइनिंग के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि माइनिंग आराम से होती है, वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, तो डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाता है, होल करके डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्टिंग की वजह से क्या होता है, बहुत बड़े एरिया की जो मिट्टी है वो बहुत फुसफुसी टाइप की हो जाती है। फिर उसको आसानी से सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ उसको भरना होता है, उसको खोदने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उससे बहुत बड़े एरिया में जो वाइब्रेशन होते हैं डायनामाइट ब्लास्ट की वजह से, तो उससे मिट्टी लूज पड़ जाती है, तो उससे भी आपका जो सॉइल इरोजन है उसका रेट काफ़ी बढ़ गया है ना। अब देखिए वाइल नेचुरल फोर्सेज, अच्छा ये तो हो गया ह्यूमन फोर्सेज जिनकी वजह से आपका इरोजन हो रहा है। नेचुरल फोर्सेज क्या है, लाइक विंड, हवा चलती है, उससे भी आपका जो है इरोजन होता है, विंड, उसको विंड इरोजन बोलते हैं, काफ़ी स्लो स्पीड से होता है पर होता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या करते हैं, ग्लेशियर क्या है, एक्चुअली ग्लेशियर है आइस की बहुत बड़ी रिवर जो बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करती है। तो अब ग्लेशियर के नीचे जब नीचे खिसकता है धीरे धीरे, तो वो जो नीचे ज़मीन है, मिट्टी है, उसको क्या करता है अपने साथ खरोचते हुए लेके जाता है, तो उससे इरोजन होता है। वाटर, आपको पता है नदी बहती है तो आपने आसपास का जो पर्टिकुलर एरिया वहाँ से मिट्टी को वो अपने साथ खींच के ले जाएगी, है ना, खरोच के ले जाते हैं, या इवन पत्थरों को भी धीरे धीरे वो इरोड करती जाती है। तो ये जो फोर्सेज हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। बट ये नेचुरल फोर्सेज हैं, तो थोड़ा सा इससे सिस्टमेटिक तरीके से होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। अब देखिए जरा गली क्या होती हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं से भी पानी जब बहता है ना, तो जब पानी बह रहा है तो ये ऐसे गड्ढे बना लेता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं गली, क्या बोलते हैं इसको, गली। और इस टाइप का जो इरोजन है उसको हम बोलते हैं गली इरोजन, ठीक। यही बाद में देखिए अभी स्टार्टिंग फेज है, इसलिए छोटा सा आपको दिख रहा है। जब ये काफ़ी टाइम तक यहाँ से रेगुलर पानी बहता रहेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में ये थोड़ा सा बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, बाद में ये बढ़ जाता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो स्टार्टिंग में बनता है, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इस गली इरोजन की वजह से क्या होता है, देखिए रिवर जो सॉइल होती है ना, उसकी टॉप लेयर जो होती है वही फर्टाइल होती है, क्योंकि टॉप लेयर में आपको ह्यूमस वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब जब ये गली इरोजन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपर लेयर है वो तो वॉश आउट हो गई है, फ्लो हो गई है, तो अब सारे मिनरल्स भी चले गए हैं, ह्यूमस भी चले गए हैं अपर लेयर का, तो नीचे की जो सॉइल है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो अब देखिए जब ये गली इरोजन होता है तो ऊपर की सॉइल जब बह गई तो वो जो लैंड बचती है ना, वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ टाइप की लैंड बचती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेट लैंड, ठीक है, जो कि कल्टीवेशन के लिए कहीं भी ठीक नहीं होती है। इंडिया में अगर आप देखोगे चंबल, क्या लिखा है यहाँ पे, इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवनाइंस, ठीक है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। देखिए जरा चंबल आपने देखा होगा, ये चंबल रीजन का एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है ना। तो चंबल रीजन में आपने देखा होगा बीहड़ सुना है, चंबल के डाकू बीहड़ों में रहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो ऊंचा, यहाँ पे एक्चुअली इमेज तो नहीं दी उन्होंने, जो बहुत टीले टाइप का एरिया होता है, ठीक है, आप गूगल करके देखिएगा चंबल रीजन, तो बहुत सारे टीले टीले बने होंगे, है ना, तो उनको हम बोलते हैं रिवनाइंस, ठीक, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अब बोल रहे हैं गली इरोजन, क्लियर है आपको, गली इरोजन कब हो रहा है, जब वाटर फ्लो कर रहा है, एक पतली नाली के रूप में नाली टाइप की बना लेता है वो, और यहाँ से रिवर को वॉश आउट कर लेता है, तो वो गली इरोजन है। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका है कि मान लीजिए जो वाटर है वो एक गली से फ्लो ना होके
एक काफ़ी एक लंबा एक सीट के फॉर्म में ना, ये इतने बड़े पर्टिकुलर एरिया में वाटर आपका फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए गली में तो क्या कर रहा है, वो एक छोटे से एरिया का वाटर फ्लो हो रहा है, तो वहीं से वो वॉश आउट करता है, इस सॉइल को गहरा गड्ढा बना लेता है। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि वाटर बहुत एक बड़ा सीट के फॉर्म में, ये इतना बड़ा एरिया में पर्टिकुलरली वो इतना सीट में फ्लो हो रहा है ना, ऐसे पूरे में, तो उस कंडीशन में इस पूरे पर्टिकुलर इतना बड़ा जो चौड़ाई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया की जो पूरी जो सॉइल है वो क्या होगी, वॉश आउट हो जाएगी। तो ये कैसा है, एक बेड सीट की तरह है ना, बहुत चौड़ाई ज़्यादा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। क्या बोलते हैं इसको, सीट इरोजन, है ना। यहाँ पे इरोजन के दो टाइप हो गए, एक हो गया गली इरोजन, एक पतली सी नाली बना लेता है, पानी बहता है, और शीट इरोजन में क्या है, काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है अपना, ठीक। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे वो लिखते हैं विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड इरोजन। देखिए हवाएं क्या करती हैं कि देखिए मान लीजिए कहीं लूज सॉइल है ना, तो वहाँ से भी क्या करती हैं, जो हवाएं हैं अपने साथ मिट्टी को फ्लो करके ले जाती हैं, अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जो स्लोप्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे होता है, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे विंड ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो वो स्लोप वो विंड अपने साथ जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको उठा के ले जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे विंड इरोजन। अच्छा, जो स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वाटर की वजह से भी इरोजन काफ़ी मात्रा में होता है और विंड की वजह से भी होता है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे क्या है, स्टेबल नहीं है ना, तो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत आसानी से आपको इरोजन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो विंड के द्वारा हो या वाटर के द्वारा हो। अब देखिए क्या है कि इरोजन हो रहा है, उसको हमको रोकना है ना, तो इसको रोकने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। वो तरीके क्या हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और वो जो तरीके हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। कुछ और यहाँ पे कारण दिया गया है कि क्या बोल रहे हैं, प्लगिंग हाँ, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। देखिए खेती की कुछ गलत तरीके से अगर कोई खेती करता है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इन रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन, ठीक, जो प्लगिंग कर रहा है, ठीक है, घर में जो जुताई हो रही है खेत की, वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ टाइप की जुताई हो रही है, उस केस में भी क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन होता है, खेत आपका एक सा नहीं है। द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द, देखिए कुछ खेत क्या होते हैं, काफ़ी ऊंचे नीचे होते हैं, उनका लेवल सही नहीं करवाते हैं किसान, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो अच्छा वाटर फ्लो के लिए कई बार लोग नालियाँ बना देते हैं, तो वो नालियाँ भी थोड़ा सा अगर उनका ज़्यादा स्लोप है तो उस केस में भी क्या होता है, वाटर तेज़ी से वॉश आउट होता है, फ्लो होता है। तो अब वाटर अगर स्पीड के साथ फ्लो होगा तो वो अपने साथ क्या करके ले जाएगा, मिट्टी को लेके जाएगा, है ना, तो इससे भी आपका सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, ठीक है, तो पहला है प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसिटरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। देखिए जरा कंटूर लाइन्स क्या होती हैं, मान लीजिए कि ये कोई माउंटेन है ना, तो इसकी एक जो हाइट पर्टिकुलर हाइट है, इस हाइट पे एक ऐसी लाइन बना देंगे, इस हाइट पे ऐसी लाइन बना देंगे, इस हाइट पे ऐसी लाइन बना देंगे, तो इनको बोलते हैं कंटूर लाइंस। देखिए इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो पूरे में आप एक ही हाइट पे रहोगे, इस लाइन में देखोगे तो एक ही हाइट पे रहोगे, इस लाइन पे देखोगे तो पूरे में चारों तरफ सेम हाइट रहेगी। तो इन लाइन्स के अकॉर्डिंग, है ना, इन पर्टिकुलर लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको खेत बनाने हैं, ठीक है, फील्ड बनाने हैं और उन पे आपको प्लगिंग करनी है, वहाँ पे खेती करनी है। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपका सॉइल इरोजन है ना, वो थोड़ा सा इसकी स्पीड कम हो जाती है। दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको कंटूर लाइन्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाइंस आपको दिख रही हैं, तो वो यहाँ पे आपको कंटूर लाइन्स को आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अरे ये कंटूर लाइंस आप देख सकते हैं। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, सेम हाइट की जो लाइंस होती हैं ना, सेम हाइट का मतलब देखिए इस पूरे अगर इस पर्टिकुलर लाइन पे देखेंगे तो आप नीचे से अगर हाइट देखें तो सेम एक जैसी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस लाइन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम हाइट देखने को मिल जाएगी, ये पर्टिकुलर। तो हर एक लाइन एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड की कंटूर लाइन्स हम उसको बोलते हैं। तो इन्हीं लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको अपने इन्हीं लाइन्स के बिटवीन में आपको क्या करना है, आपके खेत बनाने हैं। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्रॉप लगाई है ना, तो यहाँ पे आप एक रिज बना देंगे। रिज का मतलब है कि बाउंड्री टाइप की, जिससे कि क्या होता है, इरोजन नहीं होता। फिर यहाँ पे आप एक क्रॉप लगा देंगे और बीच में फिर क्या बना देंगे, एक रिज बना देंगे। तो इन कंटूर लाइन्स के हिसाब से आप रिग बनाते जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो वॉश आउट नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है ना। एक और इमेज में आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए ये है जो स्लोप वाला एरिया है, तो यहाँ पे भी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक क्रॉप लगी हुई है और फिर ये स्लोप यहाँ पे उन्होंने एक रिग बनाई है, फिर ये स्लोप है, फिर ये रिग है, फिर ये क्रॉप है, फिर ये रिग है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मिट्टी यहाँ से पास आउट नहीं हो पाती है ना। तो इस टाइप की जो फॉर्मिंग है उसको हम बोलते हैं कंटूर फॉर्मिंग। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी टाइप की एक और फॉर्मिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेप फॉर्मिंग, है ना। तो क्या करते हैं हम, अगर कोई माउंटेनस रीजन है तो हम वहाँ पे स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसका इमेज आप देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए इस इमेज में आप जो देख रहे हैं वो जो है वो है, हम उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये भी पहाड़ी पे हो रही है, ठीक है, माउंटेन्स पे हो रही है, पर इसमें देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट पे एक उन्होंने बेड बनाया है ना, यहाँ पे चौड़ाई में एक जगह उन्होंने बनाई है जिसपे वो फार्मिंग करते हैं ना। फिर उसके नीचे फिर वो एक चौड़ी जगह है वो फाइंड कर लेते हैं ना, फिर एक चौड़ी जगह फॉर्म कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे उनको एक चौड़ी सी जगह मिल जाती है जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, और ये स्टेप वाइज आपको देखने में मिलता है। लेकिन कंटूर फॉर्म देखिए ये भी है, ये भी स्टेप फॉर्मिंग है। एक पर्टिकुलर हाइट पर उन्होंने एक स्टेप बना है ना, तो ये हर हाइट पे चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप बोलेंगे कंटूर फॉर्मिंग और इसमें क्या फ़र्क है, तो इसमें ये फ़र्क है कि कंटूर फॉर्मिंग में क्या होता है, जो नेचुरल स्लोप होता है ना उससे कहीं यूज़ करते हैं। ऐसा यहाँ कोई स्टेप नहीं बनी हुई है ना, ये जो रीजन है ना, इसमें भी क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ एक ज़्यादा होगी, यहाँ एक कम होगी, फिर ये रिज बना दी, ठीक है, इसमें भी स्लोप है, तो ये नेचुरल स्लोप है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें तो इसमें देखिए ज़रा, इसमें स्लोप नहीं होता है ना, इसमें स्लोप होता है पर स्टेप बाय स्टेप स्लोप होता है। ये पर्टिकुलर जो स्टेप है वो पूरा प्लेन रहेगा अपने आप में, फिर यहाँ से सीढ़ी बनी है और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऐसा ओवरऑल तो स्लोप होता है, लेकिन पर्टिकुलर जो एक स्टेप बनाई जाती है उस पर कोई स्लोप नहीं होता है। तो ये आपका कंटूर फार्मिंग और थोड़ा सा स्टेप फार्मिंग में आपका डिफरेंस है ना। तो अगर आप इस टाइप से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो इससे भी क्या होता है, आपकी काफ़ी बचत होती है, सॉइल इरोजन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है यहाँ पे, है ना। अगर आप इंडिया में देखें कि आपका जो टेरेस फार्मिंग या कंटूर फार्मिंग कहाँ पे होती है, तो अगर आप हिमालयन रीजन में जाएंगे, ठीक है, जो माउंटेनस रीजन है वहाँ पे आपको आसानी से जो टेरेस फार्मिंग है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। बहुत जगह चाइना में बहुत बड़े लेवल पे टेरेस फार्मिंग होती है। अच्छा, दूसरा आप कहीं कहीं ये भी देखेंगे कि बीच बीच में क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आपका कोई फॉर्म है ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपका फॉर्म है ना, जैसे यहाँ आपने कोई क्रॉप लगाई, तो बीच में आप एक स्ट्रिप बना देंगे यहाँ पे, या कोई आप प्लांट्स लगा देंगे अलग अलग, है ना, या फिर ग्रास लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपने फिर कोई क्रॉप लगी है, फिर एक स्ट्रिप बना दी तो वहाँ पे ग्रास लगी है। तो ग्रास या प्लांट की स्ट्रिप की वजह से क्या होता है कि जो हवाएं आती हैं, स्पीड से जो हवाएं आती हैं, तो वो उन प्लांट से टकरा के थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है उसकी स्पीड कम हो जाती है। या जो वाटर होता है, वाटर का भी जो फ्लो होता है वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाता है, तो बीच बीच में क्या बना देते हैं, स्टेप बनाते हैं। ये है आपका, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप बना दी ग्रास की या कोई प्लांट की स्ट्रिप बना दी, या ऐसे में भी बना दी, तो इससे क्या होता है, मिट्टी फ्लो नहीं होती, वॉश आउट नहीं होती, बहती नहीं है। आपने खेतों में भी देखना होगा, अपने यहाँ लोकल बोलते हैं मैड़ बनी है ना, तो मैड़ भी क्या होती है, एक रिग टाइप की होती है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, वॉश आउट नहीं होती है। इस टाइप की जो स्ट्रिप्स बनाने का जो मेथड है इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना। प्लांटिंग लाइस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, है ना। अच्छा, अगर ग्रास की जगह मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो रिज हैं अगर ये ग्रास की हैं तो ये स्ट्रिप हो गई, है ना। अगर यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, ट्रीज लगा दिए बहुत बड़े, तो इसको बोलते हैं फिर वो शेल्टर बेल्ट, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे भी विंड इरोजन में आपको रोकने को सहायता मिलती है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर, दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये डेजर्ट है और यहाँ से आपका अच्छा खासा लैंड मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे प्लांटिंग कर देते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो बॉर्डर है लैंड और डेजर्ट के बीच में, अगर आप तो अगर ये एरिया यहाँ पे कोई प्लांटिंग नहीं है, तो ये डेजर्ट जो है ना वो अपना जो एरिया है बढ़ाता जाता है, तो डेजर्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन तो ये पूरा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बीच की जो बाउंड्री है वहाँ पे अगर आप प्लांटेशन कर देते हैं, तो ये जो डेजर्ट है ना वो अपना एरिया बढ़ाना बंद कर देगा, है ना, यहीं पे रुक जाएगा। तो इससे भी क्या है, सॉइल इरोजन में आपको हेल्प मिलती है। तो ये था आपका सॉइल इरोजन, है ना, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक। तो आई होप सब क्लियर होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आप मुझे इसका जो इसके जो MCQs हैं वो उसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।